ऑड्रे मैरी का जन्म 4 जून 1933 को अलाबामा के ब्लू माउंटेन में एक गरीब परिवार में हुआ था। मैरी के माता पिता एक मिल में काम करते थे। मैरी के जन्म के कुछ समय बाद मैरी की मां उसे अपने एक रिश्तेदार के यहाँ छोड़कर वापस अपने काम पर लौट आई। पास ना होने के बावजूद मैरी के माता पिता उसकी हर जरूरतों का ध्यान रखते थे, ताकि उसे किसी चीज की कमी ना महसूस हो। मैरी बचपन से ही जिद्दी किस्म की लड़की थी। उसे किसी चीज के लिए मना किया जाता तो वह रोने लगती, जिससे उसके माता पिता को उसकी बात माननी पड़ती। उसे बचपन से ही ज्यादा पैसे खर्च करने की आदत पड़ गई थी। वह अपने पिता से अच्छे कपड़े, खिलौने की डिमांड करती और उसके पिता को उसकी बात माननी पड़ती थी। मैरी अपने पिता फ्रेजियर के बेहद करीब थी। वह नहीं चाहते थे कि मैरी बड़ी होकर उनकी तरह मजदूर बने। फ्रेजियर मैरी को सेक्रेटरी बनाना चाहते थे, और वह अच्छी तरह जानते थे कि ब्लू माउंटेन में रहते हुए मैरी कभी सेक्रेटरी नहीं बन पाएगी। इसलिए सन 1945 में मैरी को लेकर ब्लू माउंटेन से एनिस्टन चले आए। एनिस्टन ब्लू माउंटेन के पास ही एक शहर था, लेकिन यहाँ की सामाजिक स्थिति बिल्कुल अलग थी। ब्लू माउंटेन में रहने वाले ज्यादातर गरीब परिवार थे जो कि मिलों में काम करते थे। इसके विपरीत एनिस्टन में रहने वाले परिवार आर्थिक रूप से काफी संपन्न थे। मैरी ने 7वीं कक्षा क्विंटार्ड जूनियर हाई स्कूल में शुरू की। मैरी स्कूल की सुंदर लड़कियों में से एक थी और पढ़ने में भी अच्छी थी। उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम फ्रैंक हिली था। फ्रैंक हिली एनिस्टन का ही रहने वाला था। वह मैरी की अपेक्षा काफी अच्छे परिवार से था। फ्रैंक की मुलाकात मैरी से क्विंटार्ड जूनियर हाई स्कूल में ही हुई थी। तभी से दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। फ्रैंक हाई स्कूल पास करने के बाद अमेरिकी नेवी सेना में भर्ती हो गया। 1959 में जब फ्रैंक छुट्टी से वापस आया तो उसने मैरी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे मैरी ने स्वीकार कर लिया। शादी के बाद फ्रैंक नेवी में आगे की सेवाओं के लिए कैलिफोर्निया चला गया, जबकि मैरी अपनी स्नातक की पढ़ाई के लिए एनिस्टन में ही रुकी रही। फ्रैंक मैरी के लिए कैलिफोर्निया से ही पैसों का चेक भेजता, लेकिन मैरी आश्चर्यजनक तरीके से उस पैसे को उड़ा देती। लेकिन फ्रैंक उससे कभी हिसाब नहीं लेता। मैरी अपनी स्नातक की पढ़ाई खत्म करने के बाद फ्रैंक के साथ रहने के लिए कैलिफोर्निया चली गई। कुछ समय बाद फ्रैंक का ट्रांसफर बोस्टन में हो गया। यही रहते हुए मैरी को पता चला कि वह गर्भवती है। फ्रैंक का अमेरिकी नेवी में सेवा काल खत्म होने के बाद दोनों वापस एनिस्टन चले आए। यहाँ फ्रैंक ने एक छोटा सा घर खरीदा और स्टैंडर्ड फाउंड्री नाम की कंपनी के शिपिंग विभाग नौकरी करने लगा, जबकि मैरी एक अन्य कंपनी में सेक्रेटरी के पद पर काम करने लगी। 11 नवंबर 1952 को मैरी ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम माइकल हिली रखा गया। माइक हिली को उसकी मां बहुत प्यार करती थी। उसके लिए वह महंगे महंगे कपड़े, गिफ्ट खरीदती थी। उसे जो कुछ भी चाहिए होता वह अपनी मां से कहता और उसकी मांग तुरंत मान ली जाती, जैसा कि मैरी की माता पिता करते थे। मैरी माइक की गलतियों को नजरअंदाज कर देती। जब फ्रैंक कुछ कहता तो बोलती, बच्चे तो ऐसी गलतियां करते ही है। लेकिन फ्रैंक इससे बहुत दुखी होता क्योंकि उसका मानना था बच्चों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। कुछ सालों बाद 1960 में मैरी ने एक लड़की कैरल को जन्म दिया। अब फ्रैंक और मैरी के 2 बच्चे हो गए, बड़ा लड़का माइक और छोटी बेटी कैरल। कैरल के प्रति मैरी का व्यवहार अच्छा नहीं था। वह माइक को ज्यादा प्यार करती, जिसकी वजह से माँ बेटी की आपस में नहीं बनती थी। कुछ समय बाद फ्रैंक का प्रमोशन हो गया और वह फोरमैन बन गया। इधर मैरी की भी तरक्की हो गई। अब दोनों पहले से ज्यादा पैसे कमाने लगे, लेकिन फिर भी मैरी की जरूरतें अभी भी पूरा नहीं हो पा रही थी। उसका महंगे कपड़े पहनना, पार्टी करना, बच्चों के लिए गिफ्ट खरीदना जारी रहा। वह लोगों से पैसे उधार लेने लगी, जिससे फ्रैंक बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा। वह मैरी को बार बार समझाता कि उसे इतनी फिजूल खर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैरी फ्रैंक की एक भी ना सुनती।
कुछ समय बाद फ्रैंक धीरे धीरे बीमार रहने लगा। एक दिन जब फ्रैंक काम से बीमार होकर घर लौटा तो उसने मैरी को उसके मालिक वॉल्टर क्लिंटन के साथ बिस्तर में पाया। इस घटना से आहत हुआ उसने अपने बेटे को इसके बारे में बताया, लेकिन अपनी बिगड़ती सेहत का जिक्र नहीं किया। फ्रैंक की खराब तबीयत को देखते हुए मैरी ने फ्रैंक के लिए $31,000 का जीवन बीमा खरीदा। सन 1975 मई के महीने में फ्रैंक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। 25 मई 1975 को अंडरवियर में बिल्कुल बेचैन घबराए हुए अपने यार्ड में घूम रहे थे। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने जांच की तो पाया कि उन्हें हेपेटाइटिस है और उनका लिवर फेल हो चुका है। तमाम कोशिश के बाद भी फ्रैंक को बचाया नहीं जा सका। फ्रैंक के मरने के कुछ दिन बाद मैरी को उसके जीवन बीमा के पैसे मिल गए। अपनी आदत से मजबूर मैरी ने उन पैसे को ऐशो आराम में लुटा दिए। फ्रैंक के मरने के 3 साल बाद मैरी ने अपनी बेटी कैरोल के लिए भी $25,000 रकम की जीवन बीमा खरीदी। दुर्भाग्य से उसके कुछ दिन बाद ही कैरोल की भी तबीयत खराब होने लगी, और उसके बीमारी के लक्षण भी फ्रैंक के लक्षणों से बिल्कुल मेल खाते थे। उसे बहुत ज्यादा मतली होती, उसके हाथ सुन्न पड़ने लगे थे, बेचैनी और घबराहट बढ़ती जा रही थी। कैरोल की हालत देखते हुए उसकी मां मैरी ने उसे एक इंजेक्शन लगाया। कैरोल के इंजेक्शन के बारे पूछने पर मैरी ने उसे बताया कि उसे यह इंजेक्शन उसकी एक दोस्त ने दिया है जो कि एक हॉस्पिटल में नर्स है। लेकिन इस इंजेक्शन से भी कैरोल की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। दिन पर दिन उसकी हालत खराब होती गई। मैरी ने इस बीच डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कैरोल का इलाज करे रहे डॉक्टर को लगा कि शायद उसके ये लक्षण मानसिक हो, क्योंकि कैरोल बार बार कह रही थी कि वह मरना चाहती है। कैरोल को वहां से यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बामा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। इसी बीच मैरी को गलत तरीके से चेक पास कराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। कैरोल की हालत लगातार बिगड़ रही थी, पैर बिल्कुल सुन्न पड़ गए थे। डॉक्टरों ने उसके पैर और हाथ के नाखून का सैंपल लिया और जांच में पाया कि उसके शरीर में आर्सेनिक धातु मात्रा सामान्य स्तर से 50 गुना से अधिक है। आर्सेनिक एक प्रकार का जहर है जिसके संपर्क में आने से त्वचा की जलन, पेट दर्द, उल्टी, दस्त और कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। यही नहीं, लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से इंसान की जान भी जा सकती है। एक बात तो साफ हो गई थी, कैरोल को लंबे समय ये जहर दिया जा रहा था। इस बीच माइक के कहने पर उसके पिता की बॉडी को कब्र से बाहर निकालकर जांच के लिए भेजा गया, और उनके शरीर में भी आर्सेनिक की सामान्य से अधिक मात्रा पाई गई। इसके 3 दिन बाद ही फ्रैंक की बहन को मैरी के पर्स से एक छोटी सी खाली बोतल मिली और उसने उसे पुलिस को सौंप दिया। जांच में यह बात साफ हो गई कि इस बोतल में आर्सेनिक था। मैरी, जो कि पहले से जेल में थी, 25 अक्टूबर 1979 को उसे अपने पति हत्या और बेटी को जान से मारने की कोशिश में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 9 नवंबर 1979 में मैरी को कुछ समय के लिए जमानत पर रिहा किया गया, लेकिन 11 जनवरी की सुनवाई से पहले मैरी एनिस्टर से फ्लोरिडा भाग गई। वहां उसकी मुलाकात जॉन होमन नाम के व्यक्ति से हुई। मैरी ने उसे अपना बदला हुआ नाम रॉबी हेनन बताया। दोनों 1 साल से अधिक समय साथ बिताने के बाद 1981 में शादी कर ली। शादी के बाद दोनों फ्लोरिडा छोड़कर न्यू हैम्पशायर चले गए। कुछ समय साथ बिताने के बाद रॉबी हेनन मैरी जॉन होमन से यह कहकर निकल गई वह अपनी बहन टेरी हेनन से मिलने जा रही है जो कि टेक्सास में रहती है। जबकि एक झूठ था, मैरी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। कुछ समय बाद रॉबी हेनन मैरी जॉन होमन को टेरी हेनन बनकर फोन करती है और बताती है कि आपकी पत्नी रॉबी हेनन की मृत्यु हो गई है। जब जॉन टेक्सास आने की बात करता है तो वह ये कहकर साफ मना कर देती है कि उसकी बॉडी को चिकित्सा विज्ञान को दे दिया गया है, यहां आने का उसे कोई फायदा नहीं होगा। कुछ दिनों बाद मैरी अपना वजन कम करके और बालों का रंग बदलकर वापस जॉन के पास आए और उससे बताया कि वह उसकी पत्नी की बहन टेरी है।
न्यू हैम्पशायर के एक अखबार ने रॉबी हेनन मैरी की मृत्यु के बारे में छापा, लेकिन वहां की पुलिस को इस स्टोरी में कुछ गड़बड़ लगी। पुलिस को लगा कि टेरी ही रॉबी है, वह सिर्फ अपने मौत का नाटक कर रही है। जब इस विषय में टेरी से पूछताछ की गई तो उसने सारी कहानी बता दी। न्यू हैम्पशायर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके एनिस्टर भेज दिया, जहां उसे अपने पति की हत्या के लिए आजीवन कारावास और बेटी की हत्या के प्रयास के लिए 20 वर्ष की सजा सुनाई गई। मैरी 1983 से जेल में सजा काटने लगी। जेल में उसका व्यवहार अच्छा होने के कारण 1987 में उसके पति जॉन से मिलने के लिए 3 दिन का पास दे दिया गया, जो कि एनिस्टन आया हुआ था। जॉन से मिलने के बाद मैरी एक बार फिर गायब हो गई, लेकिन इस बार एक मुखबिर के द्वारा उसे 4 दिन के भीतर ही ढूंढ लिया गया। मैरी की हालत ठीक नहीं थी। 4 दिन से बारिश में लगातार भीगने के कारण वह गंभीर रूप से बीमार हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन दिल का दौरा पड़ने के कारण उसकी मौत हो गई।